नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब न्यूज़ और मैं हूं अंकित। आपके लिए अक्टूबर के सेकंड वीक की ये वीडियो लेकर आ गया हूं। इसमें हमारा जो पढ़ने का मेथड होगा वो वही होगा जो पिछले वीक में आपने पढ़ा है। कैसा कि जो पिछले वीक में करंट अफेयर बने हैं उनको तो हम पढ़ेंगे ही, साथ साथ पीछे वाला करंट अफेयर, स्टैटिक जीके सभी रिवाइज करते हुए चलेंगे। इससे आपको सारा करंट अफेयर भी रिवाइज हो जाएगा, साथ साथ स्टैटिक जीके, पिछला करंट अफेयर सभी रिवाइज हो जाएगा। वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा और अपने कुछ दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके भी जरूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? तो यहां पर आपसे चीनी उत्पादक और उपभोक्ता वाला देश पूछा जा रहा है, जो सबसे ज्यादा अपने यहां पर उपभोग भी करता है और उत्पादन भी करता है चीनी का। कौन सा है? तो आंसर होगा ये भारत। भारत देश है जो कि अपने यहां पर सबसे ज्यादा चीनी का उत्पाद भी करता है और उपभोग भी करता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर बात करूं, भारत ना उपभोग और उत्पादन, समझ रहे होंगे इसका मतलब, दोनों में नंबर 1 है। निर्यात के मतलब एक्सपोर्ट करने के मामले में बात की जाए तो भारत का नंबर यहां पर दूसरा है। क्या है? भारत का नंबर यहां पर दूसरा है, याद रखिएगा। और दुनिया में नंबर 1 मैंने आपको बता ही दिया, उत्पादन और उपभोग के मामले में भारत है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अब ये जो क्वेश्चन हमने किया है ना, ये कैसा है? मिसलेनियस क्वेश्चन है। ये किसी टॉपिक में नहीं आता, रैंडमली किसी भी टॉपिक में आप इसे डाल सकते हैं। अब इसमें हम बात करने वाले हैं संबंधित करंट अफेयर, जो भी मिसलेनियस करंट अफेयर बना है उनकी यहां पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम चर्चा करेंगे इन सारे करंट अफेयर की, ये रिसेंटली में ही बने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है यहां पर, क्या है? भगत सिंह जी के नाम पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम रखा गया, ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहां पर है, क्या भारत में पहली बार दो जो पेशेंट थे उनके पूरे हाथ का ट्रांसप्लांट हुआ है? याद रखिएगा, बहुत बड़ी न्यूज है। कहां पर हुआ है? तो आंसर होगा केरल में हुआ है। और केरल में किस हॉस्पिटल में? तो आंसर हो जाएगा अमृता हॉस्पिटल में यह हुआ है। दोनों याद रखिएगा, यहां पर 2 मरीजों के पूरे हाथ का ट्रांसप्लांट किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर है अंडमान निकोबार से। अंडमान निकोबार भारत का पहला सूजल प्रदेश बना है और हमारे इस समय पर जो जल मंत्री हैं उनके द्वारा ही इसको ये सर्टिफिकेशन दिया गया। कौन है जल मंत्री? तो आंसर यहां पर होगा गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत इस समय पर हमारे जल मंत्री हैं, उनके द्वारा ही अंडमान निकोबार को सर्टिफाई किया गया है कि अब वो सूजल प्रदेश बन चुका है और भारत का ये पहला है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस से। दिल्ली पुलिस ने फॉरेंसिक साक्ष्य सभी के लिए अनिवार्य कर दिया है और पहली ऐसी पुलिस बनी है, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 3 शहरों को यूनेस्को ने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया है। अब ये जो 3 शहर हैं इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से 2 की बात करें तो आप देख सकते हैं 2 तो केरल से ही हैं। केरल में पहला है यहां पर नीलांबुर और दूसरा है त्रिशूर। और तेलंगाना से भी एक है, कौन सा? वारंगल। याद रखिएगा, ये 3 शहर ऐसे हैं जिसको यूनेस्को ने लर्निंग सिटीज में शामिल किया है। याद रखिएगा, 2 केरल के और 1 है तेलंगाना का। उम्मीद करता हूं ये जो एक्सप्लेनेशन है आपको अच्छा लगा होगा। आपका जो पुराना करंट अफेयर है वो रिवाइज हो रहा होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो वीडियो लाइक और शेयर करके जरूर जाएं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, कहां? WHO से। याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के बाद
किस भारतीय फार्मा कंपनी के 4 कफ व कोल्ड सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया है? आपने अभी सुना होगा कि भारत की जो सिरप है उसकी वजह से बच्चों की तबीयत खराब हुई, बच्चों को दिक्कतें पैदा हुई, बहुत ज्यादा न्यूज में चला। अब इसको लेकर ना WHO ने क्या किया, बच्चों की मौत हुई जिसकी वजह से भारत की एक कंपनी है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध कैसा, मतलब उसको नोटिस कर दिया है, जिसका नाम है मेडेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। याद रखिएगा, हरियाणा बेस, कहां पर, हरियाणा बेस ये कंपनी है। WHO ने 5 अक्टूबर को हरियाणा में जो स्थित मेडेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड पर अलर्ट जारी किया है। याद रखिएगा, सिरप बनाने वाली एक कंपनी है भारत की। अब यहां पर गाम्बिया की बात हुई है। गाम्बिया की अगर हम चर्चा करें, ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये बनाया करती थी वो कंपनी। अब यहां पर गाम्बिया की बात की जाए तो गाम्बिया अफ्रीका का एक छोटा सा देश है, पश्चिम अफ्रीका की तरफ ये छोटा सा देश है और सेनेगल से घिरा हुआ है। इसकी राजधानी है बंजुल, राष्ट्रपति है अदामा बैरो। याद रखिएगा, WHO की बात हुई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है और इसको फाउंड किया गया था कब, तो आंसर होगा 1948 में WHO को फाउंड किया गया था। ध्यान रखेंगे, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके इस समय पर जो हेड हैं उनका नाम है टेड्रोस अधनम। याद रखिएगा, इथोपिया देश से वो बिलोंग करते हैं, बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहे कोरोना वायरस के समय पर, इसीलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन नोबल से है। नोबल आपको पता है अक्टूबर के मंथ में अनाउंस होते हैं और उसके बाद 10 दिसंबर को इन्हें दिए जाते हैं। 10 दिसंबर क्यों दिए जाते हैं आपको बताना है, मैं अब बताता हूं 10 दिसंबर को क्यों ये दिए जाते हैं। क्योंकि आपको पता है अल्फ्रेड नोबल उनकी ही रिस्पेक्ट में इस अवार्ड्स को दिए जाते हैं। तो अल्फ्रेड नोबल की डेथ एनिवर्सरी पड़ती है 10 दिसंबर को, इसीलिए 10 दिसंबर को सारे विजेताओं को यह अवार्ड दिया जाता है। ध्यान रखेंगे। अब ये इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यह क्वेश्चन है रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2022 के विजेता का नाम बताइए। आपको बता दूं, केमिस्ट्री के क्षेत्र में मैक्सिमम नोबेल प्राइज 3 लोगों को दिया जा सकता है और केमिस्ट्री में भी 3 लोगों को ही यह अवार्ड दिया गया। कौन है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इन सभी को यह अवार्ड दिया गया है। 3 लोग हैं, इनका नाम है कैरोलिन के बर्टोजी, कार्ल बेरी शार्प्लेस और मॉर्टन मेल्डॉल। इन तीनों को यह अवार्ड दिया गया केमिस्ट्री के क्षेत्र में। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है और पूछा भी जाएगा। आपको पता है नोबेल प्राइज तो मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक होता है, आपको इसे तैयार जरूर करना है। बात करें कैरोलिन के बर्टोजी की, तो ये अमेरिका से बिलोंग करती हैं और कार्ल बेरी शार्प्लेस ये भी अमेरिका से बिलोंग करते हैं, लेकिन मार्टन मेल्डल ये बिलोंग करते हैं डेनमार्क से। याद रखेंगे, कंट्रीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के क्षेत्र में इनको अवार्ड मिला, क्यों मिला? तो आपको बता दूं, इन्होंने जो क्लिक केमिस्ट्री है और साथ साथ ऑर्थोगोनल में तीनों लोगों ने रिसर्च की थी, इसीलिए इन तीनों लोगों को यह अवार्ड मिला है। ठीक है, अभी यहां पर केमिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लीजिए। भारत के पहले ऐसे मतलब केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल विजेता थे, कौन थे? तो वेंकटरमन रामकृष्णन 2009 में उनको नोबेल प्राइज मिला था रसायन विज्ञान और केमिस्ट्री के क्षेत्र में। यह क्वेश्चन हमने अवार्ड से रिलेटेड पढ़ा है। अब अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहां पर हम रिवाइज कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, करना भी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा बार आप किसी चीज को पढ़ेंगे आपको वो याद होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे यहां पर पहला क्वेश्चन है सृष्टि बख्शी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका नाम हो जाता है सृष्टि बख्शी का। याद रखिएगा, ये मतलब ऐसी महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं जो कि चेंज मेकर अवार्ड प्राप्त कर चुकी हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सृष्टि बख्शी का नाम। अगला क्वेश्चन है, अगला आप यहां देख रहे होंगे कुमार सानू।
शैलेंद्र सिंह और आनंद मिलिंद, इन तीनों लोगों को लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया। ध्यान रखेंगे 2022 में यह अवार्ड इनको मिला है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 52वें नंबर के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? तो आशा पारेख जी को किया गया। ध्यान रखिएगा, अभी रिसेंटली में आपको बहुत बार ये पढ़ाया गया है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा हो सकता है आप लोग भूलते जाएं, इसीलिए मैं यहां रिवाइज करा रहा हूं। जितनी ज्यादा बार पढ़ लेंगे याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है स्वाति पीरामल। स्वाति पीरामल को फ्रांस का शीर्ष नागरिक सम्मान मिला है। ध्यान रखेंगे स्वाति पीरामल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदेश मतलब कोई और देश है, उसने भारत के किसी पर्सन को नागरिक का सर्वोच्च सम्मान दिया है, तो इंपॉर्टेंट तो हो ही जाता है ना, है ना। अगला क्वेश्चन है सिंगापुर। सिंगापुर ने भारत के पूर्व प्रमुख, पहले प्रमुख रहे हैं, इनका नाम है सुनील लांबा। क्या नाम है? सुनील लांबा। इनको मेधावी सेना पदक से सम्मानित किया गया। अब ये क्यों दिया गया? सिंगापुर और भारत के रिलेशन को बेहतर करने के लिए इन्होंने अपने समय पर अहम योगदान दिए थे, इसीलिए इनको यह अवार्ड मिला है, इसीलिए इनको यह सम्मान मिला है। अगला है बराक ओबामा। बराक ओबामा आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में एक डॉक्यूमेंट्री है जिसमें इन्होंने अपनी आवाज दी है, उसके लिए एमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप ज्यादा पढ़ते नहीं होंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आपको दिखेंगे। ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको यहां पर करा रहा हूं रिवीजन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक की दिविता रॉय। कौन है? दिविता रॉय। इंपॉर्टेंट है, दिविता रॉय जिनको मिस दीवा यूनिवर्स 2022 की ये बनी है, कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। इन स्टेट भी कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एंजेला मर्केल। कौन थी ये जर्मनी की चांसलर रही हैं। बहुत बड़ा पद है और बहुत पावरफुल पद है जर्मनी का। तो फॉर्मर जर्मनी की चांसलर रही हैं एंजेला मर्केल, जिन्होंने अपने समय पर, जब ये चांसलर थी उस समय पर इन्होंने शरणार्थियों के स्वागत में बहुत, मतलब उनके जीवन को स्थायी बनाने में बहुत अहम योगदान किया, जिसकी वजह से इनको यूनेस्को का शांति पुरस्कार दिया गया। कौन सा? यूनेस्को का शांति पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखेंगे। अगला बांग्लादेशी फहमीदा अजीम। क्या है? फहमीदा अजीम बांग्लादेशी हैं। इनको प्लित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ध्यान रखेंगे, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया लग रहा होगा। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर और हमारे टेस्ट वगैरह इन सब में पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, स्पेशल छूट प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सिंपल से हमारे मेंबरशिप ले सकते हैं। उससे आपको सारी सुविधाएं जो हमारे द्वारा दी जा रही हैं वो एक स्पेशल ऑफर के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां आप जरूर चेक कर लीजिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अभी हमने रसायन विज्ञान के बारे में जाना कि किनको किनको अवार्ड मिला। किनको किनको मिला? कैरोलिन के बर्टोजी, कार्ल बेरी शार्प्लेस और मॉर्टन मेल्डल को यह अवार्ड मिला था केमिस्ट्री के क्षेत्र में। यह क्वेश्चन है कि किस लिए मिला। क्वेश्चन पढ़ देता हूं। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किस उपलब्धि के लिए 3 वैज्ञानिक, नाम मैंने आपको बता दिया, को नोबेल प्राइज 2022 के लिए सम्मानित किया गया है। तो आपको बता दूं इन्होंने क्या किया, उस क्वेश्चन में भी मैंने थोड़ी सी बताने की कोशिश की है, तो ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास में अहम योगदान निभाया, इसीलिए इनको ये जो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज है वो प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और मैंने इनकी आपको कंट्रियां बता ही दी हैं, उम्मीद करता हूं आपको याद होगा। मैं थोड़ा सा यहां पर डिटेल बताना चाहूंगा। नोबेल प्राइज ना 2 कंट्रीज में दिया, मतलब 2 कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करती हैं। 2 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? एक तो स्वीडन की है और एक है नॉर्वे की। शांति का जो नोबेल प्राइज होता है वो तो सिलेक्ट करती है नॉर्वे की एक ऑर्गेनाइजेशन, और बाकी जो 5 बच गए नोबेल प्राइज वो स्वीडन में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, मतलब
कुछ तो सेम ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, लेकिन स्वीडन में ही सिलेक्ट होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मालूम भी होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, जो क्लिक केमिस्ट्री है, क्लिक केमिस्ट्री है क्या? तो क्लिक केमिस्ट्री आपको बता दूं, छोटे छोटे जो अणु होते हैं उनसे कोई बड़ा अणु बन जाए या फिर कुछ अलग अलग अणु बन जाए, कोई मतलब बिल्कुल अलग कैरेक्टर का, उसी को हम कहते हैं क्लिक केमिस्ट्री। याद रखिएगा, जो क्लिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस होती हैं बहुत तेज होती हैं, ठीक है। उसी पर इन तीनों साइंटिस्टों ने अपना काम किया, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज 2022 का केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला है। अब क्लिक केमिस्ट्री का जो आगे चल के यूज होगा वो दवाओं के विकास, डीएनए मैपिंग, इन सब में इनका यूज किया जा सकता है। अब मैंने क्लिक केमिस्ट्री अभी तक बोला है, क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री का उपयोग क्या हो सकता है? सिंपल सी बात है, बायो का मतलब ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है यहां पर। तो सिंपल सी बात, ये ना दवाओं के विकास में अहम योगदान आगे चल के कर सकते हैं। और भी सिर्फ कैंसर हो गया, इसके विकास में तो योगदान करेंगे ही, लेकिन अन्य प्रकार की दवाओं में भी इनका विकास होगा। और मैंने आपको बता दिया, भारत के एक पर्सन है वेंकट रमन जी। कौन? वेंकट रमन रामकृष्णन, जिनको 2009 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। पहले पर्सन थे वो भारत से, ठीक है। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है सही लगा होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक साइंटिस्ट हैं इस बार, जिनको दोबारा से नोबेल प्राइज मिला। पहले भी मिल चुका है, ये दोबारा से मिला, तो उस क्वेश्चन की भी चर्चा कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दूसरी बार 2022 में भी नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा केमिस्ट्री के क्षेत्र में ही चुना गया है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में चुना गया। इनका नाम है कार्ल बेरी शार्प्लेस। कार्ल बेरी शार्प्लेस को यह अवार्ड दिया गया। और आपको बता दूं, क्लिक केमिस्ट्री, जिस वर्ड की अभी हम चर्चा कर चुके हैं, क्लिक केमिस्ट्री के वर्ड का जो इजाद है, मतलब उसकी जो मतलब कॉइंड है, वो इनके द्वारा ही किया गया, याद रखेंगे, ठीक है। और यहां पर बता दूं, जब इनको दूसरी बार मिला है तो पहली बार कब मिला होगा? तो आपको ध्यान रखना है, ये जो पर्सन है इनको पहली बार अवार्ड मिला था 2001 में। किसके लिए मिला? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन से जुड़ी हुई खोज उस समय पर इन्होंने की थी, उसके लिए इनको 2001 में नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिल चुका है, ठीक है। चलिए, अब यहां पर दूसरी बार इनको पुरस्कार मिला। अब दूसरी बार मिला है तो कितने ऐसे पर्सन हैं जिनको 2 बार अभी तक ये जो सम्मान है नोबेल प्राइज वो मिल चुका है? पर्सन्स की बात कर रहा हूं। तो आपको बता दूं, ये 5वें पर्सन है, मतलब इनसे पहले 4 लोग ऐसे थे जिनको नोबेल प्राइज 2 बार मिल चुका है। ध्यान रखेंगे, पहले कौन थे? तो जॉन बार्डिन, फिर मैरी क्यूरी, उसके बाद लिनस पॉलिंग, और लास्ट 4th नंबर के थे फ्रेडरिक सेंगर। याद रखिएगा, ये तो 4 लोग हो गए। और पांचवे कौन? बेरी शार्प्लेस, जिनको 2022 में और 2001 में नोबेल प्राइज मिला। उम्मीद करता हूं आपको याद हो गया होगा, काफी चर्चाएं कर ली। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है विश्व कपास दिवस से। विश्व कपास दिवस इंग्लिश में वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड कॉटन डे कब ऑब्जर्व होता है? तो आंसर होगा 7 अक्टूबर को। आप देख सकते हैं 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे हम ऑब्जर्व करते हैं, विश्व कपास दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थीम क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम है वेविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। क्या है? वेविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन, यह है इसकी थीम। और आप यहां पर थोड़ी स्ट्रक्चर लगा रखी है, देख पा रहे होंगे। ये जो डे है, इस डे को कौन ऑब्जर्व करता है? तो आपको बता दूं, इस डे को विश्व व्यापार संगठन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। याद रखिएगा, उसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। उस संस्था मतलब विश्व WTO, सिंपल फॉर्म में WTO हम उसको कहते हैं, उसको फाउंड किया गया था 1995 में, याद रखेंगे। और 1 जनवरी 1995 में, 1995 में। और ये जो विश्व व्यापार संगठन है, इसके हेड कौन है इस समय पर? तो आंसर होगा महिला है, और पहली महिला बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, नगोजी ओकोंजो इविला।
क्या है? नगोंजी ओकोंजो इविला, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर ना हमने डेज का क्वेश्चन पढ़ा है, तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं पिछले मंथ के पूरे डेज को। इस स्लाइड में पूरे डेज मैंने लिख दिए जो इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उन सभी को यहां पर लिख दिया है। एक नजर इन पर मार लेते हैं जिससे कि हमें रिवाइज हो जाए। जैसे पहला दिवस है, क्या है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। सभी को याद होगा, बचपन से हम ये वाला खेल खेलते आए हैं, तो ये याद तो होना ही है। और इसी दिन को एक और डे मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस। 5 सितंबर को ही ये ऑब्जर्व होता है। ये शायद आपको याद ना हो, लेकिन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ये 8 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। ये 10 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं, याद रखिएगा। अगला हिंदी दिवस 14 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को ऑब्जर्व होता है। ओजोन दिवस, ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह डे पूछ लिया जाता है आपसे और आपको मालूम होना चाहिए। 16 सितंबर को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस 18 सितंबर और अंतरराष्ट्रीय बेटी दिवस 25 सितंबर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बता दूं। इस डे को अलग अलग स्टेट्स ने काफी बढ़ चढ़ के ऑब्जर्व किया था, अलग अलग मतलब स्कीमें लॉन्च की, अलग अलग कैंपेन्स चलाए, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 25 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय बेटी दिवस ऑब्जर्व किया गया। और अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यटन दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं 27 सितंबर को, और विश्व रेबीज दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं 28 सितंबर को। उम्मीद करता हूं सारे डेज मैंने आपको रिवाइज कराए होंगे और आपको बहुत सारे याद होंगे। अच्छी बात है, पेपर में कंफ्यूज नहीं होगे जितना आप ज्यादा पढ़ लेंगे किसी टॉपिक को। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन भी कुछ उसी प्रकार से डेज और वीक से रिलेटेड है, हमको पता होना चाहिए। क्या है क्वेश्चन? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, वर्ल्ड स्पेस वीक कब से कब तक हम ऑब्जर्व करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की जब बात की जाएगी तो इसको 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक हम ऑब्जर्व करते हैं। देख सकते हैं आप, 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक हम विश्व अंतरिक्ष वर्ल्ड स्पेस वीक को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, यहां पर साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास के लिए काम किया जाता है, दुनिया में यहां पर काम होता है, इसीलिए हम इसको पूरे वीक के रूप में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ध्यान रखिएगा इसकी थीम क्या है, तो आपको बता दूं इसकी थीम है स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। क्या है? स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 4 से लेकर कितने 4 अक्टूबर से लेकर हम 10 अक्टूबर तक हम इस डे को, इस वीक को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय ने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड लगातार दूसरी वर्ष जीता है? मतलब पिछले साल भी इन्हीं को मिला और इस बार भी इनको ही मिल रहा है। FIH मेंस में बोला जा रहा है, तो आंसर होगा हरमनप्रीत सिंह। कौन है ये? तो ये हमारी जो हॉकी टीम है ना उसके उप कप्तान हैं। याद रखिएगा, इनको इस बार का और पिछली बार का भी ये इनको ही मिला था, तो लगातार इनको जो दूसरा अवार्ड मिला है FIH का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष कैटेगरी में। ठीक है, याद रखेंगे। अब जो ये अवार्ड है FIH में बोल रहा हूं, है क्या? ये इंटरनेशनल लेवल पर हॉकी के गेम्स को कंट्रोल करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। याद रखिएगा। और जो हरमनप्रीत सिंह है, दूसरी बार इनको ये अवार्ड मिला, आप देख सकते हैं दूसरी बार, ये इनकी तस्वीर है, दूसरी बार इनको ये अवार्ड मिला है। और 2021-22 के लिए तो चुना ही गया, पिछली बार भी इनको चुना गया था। और ये ऐसा मतलब लगातार 2 बार जो जिनको अवार्ड मिला है, दुनिया में चौथे ही खिलाड़ी हैं ऐसे। मतलब इनसे पहले 3 खिलाड़ियों को FIH अवार्ड मिल चुका था, ये चौथे हैं। ठीक है, चलिए अब बात करें यहां पर FIH की। क्या है फुल फॉर्म? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। दुनिया में मैंने आपको बता दिया हॉकी के जो खेल है ना उनको कंट्रोल करने वाली बॉडी है। अब इसका जो मुख्यालय है वो कहां है? आंसर होगा लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और हमारी जो हॉकी टीम है, उप कप्तान साहब तो ये हैं, लेकिन कप्तान साहब कौन है? तो आंसर होगा मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह हमारे उप
कप्तान साहब हैं और उप कप्तान साहब तो हरमनप्रीत सिंह है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन भी इसी अवार्ड से रिलेटेड है। क्या है अवार्ड? तो FIH मतलब क्लियर होगा, अब तो क्लियर होगा, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, है ना। FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 अवार्ड किस भारतीय ने जीता? मतलब यहां पर राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर की बात की जा रही है और यह अवार्ड मिला है मुमताज खान को। किनको? मुमताज खान को यह अवार्ड मिला है। ध्यान रखिएगा, भारतीय महिला हॉकी प्लेयर मुमताज खान, जिनको FIH मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है 2021-22 के लिए। ठीक है, याद रखेंगे, जो भारतीय प्लेयरों को मिलता है इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुमताज की बात करें, ये इनकी, आप इनको देख सकते हैं, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी अवार्ड से रिलेटेड है। FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरुष 2021 में, मतलब पुरुष की कैटेगरी है, 2021-22 अवार्ड किसने जीता? तो ध्यान रखिएगा, FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरुष में अगर बात की जाए तो भारत के ही पर्सन को मिला है। PR सिरजेश इनका नाम है। क्या? PR सिरजेश। याद रखिएगा, भारतीय टीम में ये गोलकीपर के मतलब हैसियत से काम करते हैं और बहुत बेहतरीन काम करते हैं। दुनिया ने इनकी लोहे को माना है। आपको बता दूं, केरल से बिलोंग करते हैं, ये केरल से बिलोंग करते हैं। ध्यान रखिएगा, इनको इस बार का जो FIH है उसने 2021-22 के लिए गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर महिला 2021-22 अवार्ड किसने जीता? अब यह भी सिंपल सी बात है, भारतीय होंगी इसीलिए हम पढ़ रहे हैं, तो ये बात सत्य है। यहां पर सविता पुनिया को यह अवार्ड मिला है। किसको? सविता पुनिया को अवार्ड मिला है। आप इनको देख सकते हैं, इनको गोलकीपर, भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर है सविता पुनिया, जिनको FIH ने गोलकीपर ऑफ द ईयर वुमेन कैटेगरी में अवार्ड दिया। ध्यान रखेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट है। ये जो 4 क्वेश्चन मैंने बताए हैं ना, ये चारों क्वेश्चन FIH से रिलेटेड थे और चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं। अगर चाहता वन लाइनर में बता सकता था, लेकिन हो सकता है आप उसमें स्किप कर देते बहुत सारी इंफॉर्मेशन, इसीलिए मैंने इनको 4 क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताया है। चलिए आगे बात करें। अब ये क्वेश्चन हमने किस तरीके के पढ़े? आप कहोगे ये खेल संबंधित अवार्ड है, तो ऐसा करते हैं, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर हुआ है ना, उसको रिवाइज कर लेते हैं, है ना, अच्छा रहेगा। यहां पर आपके लिए लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, वेस्ट जोन, जिसने दिलीप ट्रॉफी, घरेलू ट्रॉफी है, इसको घरेलू ट्रॉफी क्रिकेट की है, जिसमें वेस्ट जोन ने साउथ जोन को हरा दिया। ध्यान रखिएगा, भारतीय मतलब भारतीय घरेलू ट्रॉफी है क्रिकेट में, इसीलिए आपको पता होना चाहिए। रणजी हो गया, दिलीप ट्रॉफी हो गया, ये आपसे पूछ लेता है। ठीक, यहां पर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप्स 2022 से रिलेटेड, जिसमें भारत के बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता। अब आप कहोगे क्या इंपॉर्टेंट है? मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बजरंग पुनिया ना पहली बार विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अवार्ड भारत को दिला नहीं रहे हैं। ऑलरेडी इन्होंने ये वाले को मिलाकर 4 बार ये अवार्ड भारत को दिला चुके हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, इकलौते ऐसे भारतीय बन गए हैं जो बजरंग पुनिया के नाम से प्रचलित हैं, जिन्होंने भारत को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के साथ 4 मेडल दिला दिए हैं। बहुत बड़ी बात है और आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर वाले पहले क्रिकेटर बने हैं, जिनका नाम है कोई और नहीं, ये विराट कोहली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विराट कोहली 50 मिलियन फॉलोअर्स ट्विटर में बना चुके हैं अपने, और इनको फॉलो करने वाले बहुत लोग होंगे, आप भी होंगे शायद। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रणव आनंद कौन है? ये 76 नंबर के 76वें नंबर के शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं।
ध्यान रखिएगा, रिसेंट के ग्रैंड मास्टर हैं, इसीलिए आपको पता होना चाहिए शतरंज में ग्रैंड मास्टर बनते हैं। प्रणव आनंद जी की बात की जाए तो ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। कहां? कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। याद रखिएगा, बेंगलुरु, कर्नाटका की जो कैपिटल बेंगलुरु है, वहीं पर इनका निवास है, वहीं पर ये रहते हैं। अगला क्वेश्चन है मास्टर कार्ड। आपके पास कार्ड वगैरह भी होगा। मास्टर कार्ड को बीसीसीआई अंतरराष्ट्रीय या फिर घरेलू मैच सभी की स्पॉन्सरशिप, टाइटल स्पॉन्सरशिप दे चुका है। तो ध्यान रखिएगा, मास्टर कार्ड को बीसीसीआई के चाहे अंतरराष्ट्रीय मैच हो चाहे घरेलू मैच हो, सभी के लिए स्पॉन्सरशिप का अधिकार इसको मिल चुका है। ठीक है, तो ये थे हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन। और जो मंथ है ना अक्टूबर का, इसमें बहुत सारे नोबेल प्राइज अनाउंस होते हैं, इसीलिए हमें ज्यादा क्वेश्चन नोबेल प्राइज से दिख रहे होंगे। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 के विजेता का नाम बताएं। तो शांति के क्षेत्र में एक तो मिला है पर्सन को और 2 ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड मिला है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर एक पर्सन कौन है? तो एलेस बिलोंस्की, इनको मिला है, जो कि बेलारूस में रहते हैं और उनका जन्म हुआ था रूस में। और मेमोरियल और सिविल लिबर्टी को यह अवार्ड मिला है। मतलब 2 हो गई ऑर्गेनाइजेशन और 1 हो गए पर्सन। इसका मतलब ए और बी, ये दोनों ऑप्शन यहां पर आंसर होगा, यहां पर डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो यहां पर भी 3 अवार्ड दिए जाएंगे, एक तो पर्सन और 2 ऑर्गेनाइजेशन। तीनों के बारे में अगर थोड़ी बहुत चर्चा की जाए तो ये मैंने आपको बता दिया, बिलांस्की जो कि इस समय पर बेलारूस में काम करते हैं, अपना एक्टिविस्ट के मानवाधिकार एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। मेमोरियल की बात करें तो ये रूस में मानवाधिकार संगठन है, मतलब मानव की जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। रूस सरकार का मतलब कहना है, पेपर का कहना है, हमारे जो हमने पेपर पढ़े हैं उसमें यह कहना है कि रूस सरकार इस ऑर्गेनाइजेशन को दबाती रहती है, इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बंद करने की भी चर्चा की जा रही है रूस में। और अब इसको शांति पुरस्कार मिल चुका है, नोबेल का शांति पुरस्कार, है ना। अगला है सिविल लिबर्टी। सिविल लिबर्टी की बात की जाए तो ये यूक्रेन में काम कर रही है। जब से यूक्रेन में अटैक हुआ है रूस का, बहुत सारे जो बातें हैं ये उठाकर सामने रख रही है कि ये गलत हो रहा है, ऐसा गलत हो रहा है, हमारे यहाँ पर इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए इन तीनों का मतलब 2 हो गई ऑर्गेनाइजेशन और 1 हो गए पर्सन, इनको नोबेल का पीस पुरस्कार, नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया। मैं एक बार फिर से बता दूं, वैसे आपको पता होगा कि नोबेल का जो पुरस्कार है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये आपको पता है। और मैं अब इसको रिवाइज कराकर आपको मतलब इस तरीके का फील नहीं कराऊंगा, मुझे पता है आप लोगों को पता है, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ जाता हूं। ठीक है, अब शांति का जो नोबेल प्राइज है हमने जान लिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि शांति का नोबेल प्राइज नॉर्वे में एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा अनाउंस किया जाता है, और बाकी जितने अवार्ड हैं वो स्वीडन में अनाउंस होते हैं, है ना। तो ये अंतर ध्यान रखिएगा। और ये शांति पुरस्कार है जिसको नॉर्वे में अनाउंस किया गया। ठीक है, चलिए, और बाकी मैंने आपको बताया स्वीडन में अनाउंस होते हैं, स्वीडन की जो कैपिटल स्टॉकहोम है वहां पर अनाउंस होते हैं। अब यहां पर ना भारतीयों की बात कर लें। वैसे 3 ये पर्सन है, इनके बारे में हमने चर्चा कर ही ली। ये पर्सन इस समय पर बेलारूस में रह रहे हैं और वहां पर मानवाधिकार का कार्य कर रहे हैं। वैसे इनका जन्म रूस में हुआ था, लेकिन बेलारूस में इस समय पर ये कार्य कर रहे हैं। और ये दूसरी मेमोरियल है, इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली। मेमोरियल इस समय पर रूस की मानवाधिकार संगठन है। तीसरी सिविल लिबर्टी, इसकी बात हमने कर दी, यूक्रेन में ये इस समय पर काम कर रही है। मैं यहां पर थोड़ी सी और एक्स्ट्रा नॉलेज बताना चाहूंगा। शांति का जो नोबेल प्राइज मैंने आपको बता दिया नॉर्वे में दिया जाता है, लेकिन पहली भारतीय कौन थे जिनको नोबेल प्राइज शांति के क्षेत्र में मिला? तो आपको बता दूं, मदर टेरेसा जिनको शांति के क्षेत्र में 1979 में अवार्ड मिला था। इसके अगले साल ही भारत रत्न भी इनको मिल गया था 1980 में। याद रखिएगा, पहला शांति का जो नोबेल प्राइज था वो मदर टेरेसा को मिला, और दूसरा भारत में 2 मिले हैं नोबेल प्राइज। दूसरा किसको मिला? कैलाश सत्यार्थी जी को। आपको याद होना चाहिए, मलाला यूसुफजई
मलाला यूसुफजई कौन है? पाकिस्तान की सबसे मतलब उम्र में सबसे छोटी एक्टिविस्ट हैं और उनको नोबेल प्राइज मिला है। नोबेल प्राइज प्राप्त करने में भी सबसे उम्र में छोटी हैं। उन्हीं के साथ कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में नोबेल प्राइज मिला शांति के क्षेत्र में। तो ध्यान रखिएगा, भारत के 2 पर्सन हो गए, मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी जी, जिनको शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन यह भी नोबेल प्राइज से ही रिलेटेड है। नोबेल प्राइज शांति साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2022 के विजेता का नाम बताएं। तो 2022 के विजेता की यहां पर बात की जा रही है। आंसर होगा एनी एर्नॉक्स। क्या नाम है? एनी एर्नॉक्स। याद रखिएगा, ये फ्रांस से बिलोंग करती हैं एनी एर्नॉक्स। आप इनकी तस्वीर यहां देख सकते हैं। इनको इस बार का साहित्य का पुरस्कार मिला है नोबेल। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, यहां पर अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से बात करें तो भारत के ऐसे कौन पर्सन थे जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला? तो आपको बता दूं, 1913 में आपको याद होना चाहिए कि पहले नोबेल विजेता भारत के कौन थे? तो आप कहोगे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको साहित्य के क्षेत्र में 1913 में अवार्ड मिला था। दूसरे पर्सन कौन थे? तो वीएस नायपाल, जिनको साहित्य के क्षेत्र में 2001 में अवार्ड मिला। याद रखिएगा, दोनों पर्सन इंपॉर्टेंट है। जब नोबेल की चर्चाएं होंगी तो भारत के पर्सपेक्टिव से भी आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, अब नोबेल यहां से थोड़े खत्म हो गए, एक और नोबेल है अर्थशास्त्र का, उसकी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर बात करते हैं आरबीआई की। आरबीआई ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के भुगतान के लिए नए सिस्टम को लागू किया है। अब वो नया सिस्टम क्या है? तो आपको बता दूं, जो आरबीआई ने पहले क्या था, अगर आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आपको सारी डिटेल किसी भी मर्चेंट को देनी पड़ेगी और मर्चेंट के पास वो सारी डिटेल रहेगी। लेकिन अब आरबीआई ने एक नया रूल लागू कर दिया है कि आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड का अगर आप यूज करते हैं किसी भी मर्चेंट का मतलब अमेज़न हो गया, कोई और पेमेंट जो मीडियम है उसकी मैं बात कर रहा हूं, अगर आप उसमें डेबिट और क्रेडिट कार्ड को डालते हैं, उसकी सारी इंफॉर्मेशन डालते हैं, तो अब उनके पास राइट नहीं होगा कि वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी सेव कर लें। तो क्या करेंगे वो? आपको बता दूं, वो आपके लिए टोकनाइजेशन सिस्टम को लागू करेंगे। मतलब आपको टोकन देंगे। टोकन का मतलब एक कोड होगा जो आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब आप कहोगे हर मर्चेंट प्रोवाइड कराएगा या एक ही टोकन होगा मेरे पास? तो मैं आपको बता दूं, आपके पास जितने मर्चेंट्स के पास आप जाएंगे, मतलब जितनी ऐप के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे, उतने आपको टोकन जनरेट कराने पड़ेंगे। इससे बेनिफिट होगा कि आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जो इंफॉर्मेशन है वो जो मर्चेंट है वो अपने पास स्टोर नहीं करेगा और फ्रॉड वगैरह इससे काफी ज्यादा रुकेंगे। कुछ इस प्रकार से पूरा मेथड होने वाला है। जैसे मान लीजिए आप पेमेंट स्टार्ट करते हैं किसी भी मर्चेंट से, तो आपको अपनी पहली बार इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। पहली बार आप इंफॉर्मेशन देंगे, उसके बाद आपके लिए टोकन की रिक्वेस्ट डालते हैं और आपको वही मर्चेंट का मतलब जो अमेज़न, फेसबुक वगैरह है, ये रिक्वेस्ट करेंगे जो आपका कार्ड की जो चाहे रुपे कार्ड हो या कोई वीजा कार्ड हो, उनके पास रिक्वेस्ट भेजेंगे कि भाई आपका कार्ड यहां पर यूज हुआ है, आप हमें टोकन जनरेट करो। फिर आपको टोकन जनरेट हो जाएगा। जब आपको टोकन जनरेट होगा, उससे पहले आपको सीवी और ओटीपी नॉर्मल सारा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। जब टोकन जनरेट हो जाएगा, उसके बाद उसी टोकन का यूज करके अगली बार आप जब भी आएंगे तो आप पेमेंट कर लेंगे। आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन मर्चेंट के पास स्टोर नहीं होगी और इससे आपका डेटा खोने का भी डर नहीं होगा और आपकी जो पेमेंट का लैक हो जाता है कभी कभी, बहुत कम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आरबीआई। ध्यान रखिएगा, टोकनाइजेशन सिस्टम को आरबीआई ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के पूरे सिस्टम को रिप्लेस करके इन्होंने लॉन्च किया है। जो पहले होता था अब वैसा नहीं होगा। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। मैंने काफी चर्चा यहां पर कर ली। और आपको ध्यान रखना है, आप चाहो तो टोकनाइजेशन सिस्टम को अपनाओ चाहे ना अपनाओ। अगर आप अपना लेते हो तो आपको बार बार इंफॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप कहोगे नहीं, मैं तो नहीं, टोकनाइजेशन सिस्टम को नहीं अपनाऊंगा, तो आपको बार बार अपनी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। जितनी बार आप पेमेंट करेंगे उतनी बार आपको अपनी इंफॉर्मेशन, कार्ड नंबर,
और जितने भी नाम जो जो पढ़ते हैं, एक्सपायरी डेट, सब कुछ आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, टोकनाइजेशन सिस्टम आप समझ चुके होंगे। आगे हम बात करें, यहां पर आरबीआई ने यह पूरा काम किया है। आरबीआई की बात करें तो उनके इस समय पर गवर्नर हैं, कौन है? शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं? 25 नंबर के वो गवर्नर हैं। कौन से? 25 नंबर के। याद रखिएगा, इनका मुख्यालय मुंबई में है। इनकी स्थापना 1935 को हुई थी। जब स्थापना हुई थी उस समय पर इनका जो मुख्यालय था वो कलकत्ता में था, लेकिन 2 साल बाद 1937 में इनका मुख्यालय मुंबई शिफ्ट हो गया और अभी तक मुंबई ही है। उम्मीद करता हूं आपको याद भी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग ने एक्टर पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो नेशनल आइकॉन किस संस्था ने पंकज त्रिपाठी जी को घोषित किया? तो आपको बता दूं, आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग ने। किसने? निर्वाचन आयोग ने इनको आइकॉन के रूप में घोषित किया है। अब ये करेंगे क्या? ये सिंपल सी बात है, जो लोग वोट नहीं डालने जाते उनको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। उनको कम से कम कहेंगे कि भाई आप वोट तो डालिए, अब किसी को भी दीजिए वोट एटलीस्ट डालिए। और जितनी भी अवेयरनेस होगी निर्वाचन आयोग से रिलेटेड, वो इनके द्वारा ही आपको अब प्रमोट करती हुई दिख जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये है पंकज त्रिपाठी, बिहार के एक्टर हैं। इस समय पर तो खैर मुंबई ही रह रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े एक्टर हैं, एक्टर हो गए हैं अब, मतलब बहुत बड़ी बड़ी फिल्में इन्होंने की हैं। अब इनको जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग है, उसने आइकॉन के रूप में सिलेक्ट कर लिया है और अब ये इनका एडवर्टाइजमेंट करते हुए आपको दिखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, ये भी डे से रिलेटेड है लेकिन इंपॉर्टेंट है। वायु सेना दिवस, इंडियन एयर फोर्स डे कब मनाया जाता है? तो आंसर बहुत आसान है, आप सभी को याद होगा, 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को हम वायु सेना दिवस ऑब्जर्व करते हैं। इंपॉर्टेंट है। क्यों हम इसको ऑब्जर्व करते हैं? तो आपको बता दूं, 8 अक्टूबर 1932 को, कब? 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना हुई थी। और इस बार जो इन्होंने अपना दिवस ऑब्जर्व किया है, स्थापना दिवस, और ये 90 नंबर का, 90 नंबर का इन्होंने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडियन एयर फोर्स, इसका स्थापना दिवस कब? 8 अक्टूबर। और 8 अक्टूबर को ही हम क्या? इंडियन एयर फोर्स डे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। यहां पर थोड़ी सी अगर बता दूं कि जो इनके एयर चीफ मार्शल हैं वो वीआर चौधरी जी हैं। कौन है? वीआर चौधरी जी। अगला क्वेश्चन है, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म है क्या? गेल। गेल के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसने मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार किसने संभाला है? तो आंसर यहां पर होगा कौन? संदीप कुमार गुप्ता। कौन? संदीप कुमार गुप्ता ने मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार संभाला है गेल का। गेल, आपको बता दूं, भारत की इस समय पर ना 12 कंपनियां ऐसी हैं जो कि महारत्न कंपनियों में शामिल हैं, उसमें से गेल भी एक है। संदीप कुमार गुप्ता की बात करूं तो संदीप कुमार गुप्ता जगह लेने वाले हैं किसकी? तो मनोज जैन जी की जगह ये लेने वाले हैं। ध्यान रखिएगा। और हमारी लास्ट नंबर की, मतलब महारत्न कंपनी 12 बनी, 12 में से 12वें नंबर की कौन है? तो REC लिमिटेड, ये कंपनी 12वें नंबर की महारत्न कंपनी के रूप में बनी है। गेल की चर्चा करूं तो भारत की महारत्न कंपनी मैंने आपको बता ही दिया, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसको स्थापित किया गया था 1984 में। और CEO के पद पर कौन? अभी तो मनोज जैन है, याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। और यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके किसी ना किसी एग्जाम में जरूर दिखने वाला है। बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा ये जो दिवस है, और जो ये इवेंट हुआ, इवेंट तो नहीं कहूंगा, जो निधन हुआ, ये बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा। आपको इसे जरूर, मतलब इसके सारे एस्पेक्ट्स आपको पता हो जाने चाहिए। क्वेश्चन है, मुलायम सिंह यादव का निधन 10 अक्टूबर 2022 को हो गया। वे कितनी बार यूपी के चीफ मिनिस्टर CM रह चुके हैं? आंसर होगा वो 3 बार। 3 बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे थे। ध्यान रखिएगा, कौन? मुलायम सिंह यादव। याद रखेंगे, इन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। इनका निधन 10 अक्टूबर को हुआ। गुरुग्राम में मेदांता एक हॉस्पिटल है, वहां पर इनका इलाज चल रहा था
और काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 82 साल के थे, इनका निधन हो गया। और राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति में साथ साथ देश की राजनीति में इनका दोनों तरफ इनका अहम योगदान रहा है। ध्यान रखिएगा, जो मुलायम सिंह यादव जी हैं, ये अभी भी जब इनका निधन हुआ था उस समय पर भी ये लोकसभा के सांसद थे। 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें मैनपुरी सीट से इन्होंने जीत दर्ज की थी और वहां से लोकसभा के सांसद बने थे मुलायम सिंह यादव। आप इनको देख रहे होंगे। इनका जन्म इटावा के सैफई गांव में हुआ था 1939 को, पता होना चाहिए आपको। और आपको ध्यान रखना है, जो इनका परिवार था वो किसान परिवार से ये आते थे। इनके बेटे हैं, आप एक बेटे को तो जानते ही, अखिलेश यादव, दूसरे को हो सकता है ना जानते हो। अखिलेश यादव जी पूर्व सीएम थे और दूसरे प्रतीक यादव हैं। ये दोनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अखिलेश यादव का ऑप्शन ना देकर प्रतीक यादव का आपको ऑप्शन दे दें और आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है। मुलायम सिंह यादव की बात करें तो 1977 में ये उत्तर प्रदेश की एक पार्टी थी, जनता पार्टी, उसमें ये मंत्री बने। उसके बाद 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। याद रखिएगा 3 बार कब, तो 1989 से 91 तक, 1993 से 95 तक, 2003 से 2007 तक ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। केंद्र सरकार की बात करें तो उनकी अचीवमेंट ये है कि HD देवगौड़ा जी की सरकार थी, उसमें ये रक्षा मंत्री के पद पर भी 1996 में काम कर चुके हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करें। और हाँ, एक चीज और इंफॉर्मेशन आप जान लीजिए, समाजवादी पार्टी की स्थापना इन्होंने 1992 में की थी। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब यहां पर हमने चर्चा की है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश को स्थापित किया गया था स्टेट के रूप में 24 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा, इसकी कैपिटल है लखनऊ, डिस्ट्रिक्ट इसके 75 है। आनंदीबेन पटेल इस समय पर गवर्नर के, राज्यपाल के पद पर अपॉइंटेड है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। विधानमंडल द्विसदनी है। द्विसदनी की चर्चा मैं लास्ट वीडियो में भी आपसे कर चुका हूं। द्विसदनी भारत के 6 राज्य हैं जो कि द्विसदनी है, जहां पर विधान परिषद और विधान सभा दोनों मिलती हैं। ये भी उनमें से एक है। और आपको बता दूं, इसके विधान परिषद में 100 सीट है और विधान सभा में 403 सीट अवेलेबल है। राज्यसभा की बात करें तो सबसे ज्यादा इसी स्टेट से आती है 31 सीट, और लोकसभा में 80 सीट यहां से आती है। यह भी सबसे ज्यादा है सारे स्टेट्स के कंपेयर में। यह सारी इंफॉर्मेशन आपको उत्तर प्रदेश के बारे में एटलीस्ट पता होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस गांव को भारत का पहला सोलर विलेज घोषित किया है? इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं, ये गांव भी इंपॉर्टेंट के साथ साथ स्टेट भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर मैं आंसर आपको डायरेक्टली बता दूं, मोडेरा है, तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए कि ये, चलो ठीक है बता दिया मोडेरा। मोडेरा है कहां पर, किस स्टेट में है? तो मोडेरा गांव आपको बताऊं, ये गुजरात में अवेलेबल है। कहां पर है? गुजरात में अवेलेबल है। मोदी जी ने वहां पर जाकर इसको घोषित किया है। और याद रखिएगा, गुजरात का जो मेहसाणा, कौन सा मेहसाणा जिला है, मोडेरा गांव वहीं पर अवेलेबल है। इसमें ये पहला सोलर विलेज बन जाएगा जो कि 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव बनेगा, जिसको मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर गुजरात की हमने बात की है। मोदी जी की तस्वीर आप देख सकते हैं, यही इनॉग्रेशन की तस्वीर है। गुजरात की हमने बात की है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। मुख्यमंत्री यहां के भूपेंद्र भाई पटेल हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के किस नए ब्रांच की स्थापना की मंजूरी दी है? तो 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे हमने ऑब्जर्व किया और उसी दिन यह अनाउंसमेंट की गई कि वेपन सिस्टम ब्रांच की, किसकी? वेपन सिस्टम ब्रांच की इंडियन एयर फोर्स में स्थापना की केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई।
याद रखिएगा जो ये अनाउंसमेंट है ये किसके द्वारा की गई, तो हमारे इस समय पर इंडियन एयर फोर्स के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी जी, उनके द्वारा ही 8 अक्टूबर 2022 को ये अनाउंसमेंट की गई कि केंद्र सरकार ने हमें एक नया ब्रांच बनाकर दिया है, वेपन सिस्टम ब्रांच जिसको हम कहेंगे। तो याद रखिएगा वेपन सिस्टम ब्रांच इंडियन एयर फोर्स में बन चुका है और 8 अक्टूबर को ये बना, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो क्वेश्चन है ये डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब ये डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें हम डिफेंस से संबंधित करंट अफेयर ना पढ़ें तो फिर शायद सही नहीं होगा। चलिए अब यहां पर डिफेंस संबंधित जो करंट अफेयर है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है यहां पर, द्रौपदी मुर्मू हमारी 15वें नंबर की ये प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की रॉकेट इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। कहां उद्घाटन किया है? आंसर होगा बेंगलुरु में यह उद्घाटन हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है BSF से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से। आपको बता दूं BSF को फाउंड किया गया था 1965 में और अब इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है, ये पहले ऐसे बने हैं जो कि महिला ऊंट सवारी स्क्वाड भारत पाकिस्तान सीमा पर जो महिलाओं का ऊंट सवारी स्क्वाड है उसको तैनात करेगा। मतलब गुजरात और राजस्थान में ये स्क्वाड तैनात होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा MSME सम्मेलन और प्रदर्शनी कहां पर ऑर्गेनाइज कराई गई? तो आंसर होगा राजस्थान के कोटा में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 सितंबर को 2 काम किए। क्या क्या काम किए? तो भारतीय नौसेना का नया ध्वज, नया झंडा दिया, नया झंडा समर्पित किया और दूसरा काम इन्होंने यह किया कि INS विक्रांत को देश को सौंप दिया है। तो ये 2 काम ध्यान रखिएगा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 सितंबर को डिफेंस के लिए ये किया था। अगला क्वेश्चन है वज्र प्रहार 2022 से रिलेटेड। वज्र प्रहार जो कि भारत और अमेरिका के बीच ये होता है, इसको ऑर्गेनाइज कहां कराया गया? इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। इंडियन आर्मी जिसने DMRC, क्या है ये? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, क्या है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सहयोग से इन्होंने आराम ग्रह का लॉन्चिंग की है। याद रखिएगा इंडियन आर्मी और DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ठीक, चलिए तो ये है डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये क्वेश्चंस रिवाइज हो गए होंगे, ऑलरेडी आपने पढ़ तो रखे ही होंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने युवा लेखक, जो नए लेखक हैं, युवा लेखक हैं, उनके मार्गदर्शन देने के लिए कौन सी योजना को शुरू किया? तो आंसर यहां पर होगा युवा 2.0। युवा 2.0 को केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। जो नए नवेले मतलब युवा लेखक हैं उनके मार्गदर्शन के लिए इसको लॉन्च किया गया है, जिसमें कुछ लेखकों को चुना जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा, उनके पढ़ने लिखने पुस्तकों की सुविधाएं कराई जाएंगी, साथ साथ उनके मार्गदर्शक के लिए उनको अलग अलग सेमिनार्स में लेकर जाया जाएगा और कोशिश की जाएगी जो उनका लेखन है वो भारतीय संस्कृति को अच्छे से उजागर करे और इस उजागर करने के लिए उनको पूरी एक तरीके की ट्रेनिंग भारत सरकार के द्वारा किसके 2.0 युवा 2.0 के अंतर्गत दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये जो 2.0 है इसकी थीम कुछ रखी होगी इन्होंने, बिल्कुल लोकतंत्र संस्थाएं, घटनाएं, लोक, संवैधानिक मूल्य, अतीत, वर्तमान, भविष्य, ये पूरा एक कलेक्शन वर्ड इनकी एक थीम रही है। ध्यान रखेंगे, जिसके मद्देनजर रखते हुए जो युवा लेखक हैं उनको सीखने की ललक उनके अंदर जगाई जाएगी और उनके लेखन को भारत के जो संस्कृति है उसको किस तरीके से बेहतर वो रिप्रेजेंट कर सके वो उनको सिखाया जाएगा और साथ साथ दुनिया में बड़े बड़े जो लेखक हैं उनसे उनका मीटअप होगा तो उनके अंदर जो उनकी क्षमताएं हैं वो डेवलप हो सकेंगी। ये सारी चीजें युवा 2.0 के अंतर्गत वो करने वाले हैं।
ठीक है, चलिए, ये केंद्र सरकार की है, याद रखिए केंद्र सरकार ये सब कुछ करने वाली है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर सीएम अशोक गहलोत ने वर्ष 2022 में कितने लोगों को राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है? आपको बता दूं, ये 6 लोग हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। आप देख सकते हैं ये 6 लोग हैं जिनको ये अवार्ड मिला, और जो अवार्ड है ये 7 से लेकर 8 अक्टूबर तक राजस्थान में इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 ऑर्गेनाइज कराई गई, वहां पर ही इन 6 लोगों को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनमें से पहले पर्सन है श्री दलवीर भंडारी जी, दूसरे पर्सन है RM लोढ़ा, तीसरे पर्सन है KC मालू, और चौथे पर्सन है LN मित्तल साहब, और उसके बाद शाहीन कैफ निजाम जी, और उसके बाद अगले पर्सन है श्री अनिल अग्रवाल जी। इन 6 लोगों को यह अवार्ड मिला है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान रत्न अवार्ड है जो कि इन 6 लोगों को इस बार मिला। अब इनको अवार्ड के साथ साथ और क्या क्या चीजें मिलेंगी, तो आपको बता दूं, इनको 1 लाख रुपया और एक प्रशस्ति पत्र भी इनको प्रोवाइड होगा। इस अवार्ड को 2012 से शुरुआत की गई थी राजस्थान के द्वारा। सिंपल सी बात है, राजस्थान रत्न अवार्ड है तो उन्हीं के द्वारा यह अवार्ड दिया जाएगा। राजस्थान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो राजस्थान रत्न अवार्ड ही है। यहां पर हमने राजस्थान की बात की है तो राजस्थान की थोड़ी सी चर्चा करनी बनती है। यहां पर हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान को स्टेट के रूप में गठित किया गया था 1949 को। इसकी कैपिटल है जयपुर। राज्यपाल है कलराज मिश्र। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। विधानसभा एक सदनी है। एक सदनी का मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। विधानसभा में 200 सीट, राज्यसभा में 10 सीट, लोकसभा में 25 सीट यहां से आती हैं। उच्च न्यायालय की बात करें तो राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में अवेलेबल है। कहां पर अवेलेबल है? जोधपुर में। जिसका उच्च न्यायालय हाई कोर्ट उसकी कैपिटल में नहीं होता, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कहां पर? जोधपुर में इसका मुख्यालय, इसका जो हाई कोर्ट है वो अवेलेबल है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश में अक्टूबर 2022 से राज्य ओलंपिक की शुरुआत हुई? तो राज्य ओलंपिक अक्टूबर 2022 में स्टार्ट हुआ है। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में जो अवार्ड है स्टार्ट हुआ है। आपको ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, लॉन्च किया गया 10 अक्टूबर 2022 को। इस ओलंपिक को आप छत्तीसगढ़िया ओलंपिक भी कह सकते हैं। कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा। 10 अक्टूबर को तो इनॉग्रेट किया गया। जो इसका समापन होगा वो 6 जनवरी 2023 को होगा। बहुत लंबा चलने वाला ये गेम है, जिसमें जो घरेलू खेल है उनको प्रमोट किया जाएगा, जिससे कि उनका जो विलुप्तीकरण की तरफ वो बढ़ने ना लग जाए। मतलब ऐसा ना हो कि वो खत्म ही हो जाए गेम और हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन गेमों को देख ही ना पाए। इसीलिए इस ओलंपिक को ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। भूपेश बघेल साहब, मैंने आपको बता दिया, ये है चीफ मिनिस्टर जिनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, ये जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक होगा ना, यहां पर अलग अलग प्रकार के 14 गेम्स होंगे जिनको 2 श्रेणियों में खेला जाएगा। एक तो दलीय श्रेणी मतलब ग्रुप वाले गेम होंगे, और एक एकल गेम होंगे। जो दलीय खेल होंगे उसमें आपको बता दूं कि टोटल अगर गेम की बात करें तो 14 में से 8 गेम वो वाले होंगे, जैसे खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, रस्सा कस्सी हो गया। ये सारे गेम दल वाले होंगे, ग्रुप वाले होंगे। एकल श्रेणी की बात करें तो इसमें जो हमारे गेम है वो अप्रोक्सीमेटली 6 गेम ऐसे हैं जो कि खेले जाएंगे एकल श्रेणी में। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो जैसे 100 मीटर की दौड़ हो गई, लंबी कूद हो गई, बिल्लस हो गई, फुगदी हो गई। ये सारे गेम एकल श्रेणी वाले हैं, एक एक पर्सन यहां पर खेलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अब यहां पर इस ओलंपिक की एक ये भी खासियत है कि इसको ना 3 वर्गों में बांटकर खेला जा रहा है। थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। 18 साल से जो तक के बच्चे हैं वो भी यहां पार्टिसिपेट करेंगे। 18 से 40 तक के लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, प्लस जो 40 से ऊपर के लोग हैं वो भी इसमें खेलेंगे। मतलब सभी को एक साथ ओलंपिक में खिलवाया जाएगा।
ठीक है, चलिए अब यहां पर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है विश्व डाक दिवस। विश्व डाक दिवस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो विश्व डाक दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं 9 अक्टूबर को। कब? 9 अक्टूबर को हम विश्व डाक दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। जो डाक की जो हमारी पोस्ट है उसकी उपयोगिता को बताने के लिए 9 अक्टूबर को विश्व भर में हम इस डे को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। साथ साथ 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक हम राष्ट्रीय डाक सप्ताह को भी ऑब्जर्व करते हैं, जिससे कि जो पोस्ट है, जो डाक है, उसकी उपयोगिता को हम अच्छे से लोगों को समझा सकें। साथ साथ वो किस तरीके से लोगों के दिनचर्या में और उनके बिजनेसेस में काम आता है, उसकी यहां पर हम प्रमोट कर रहे होते हैं। यहां पर बात की जाए विश्व डाक दिवस की थीम की, तो थीम है उसकी पोस्ट फॉर प्लेनेट। क्या है? पोस्ट फॉर प्लेनेट, यहां पर इसकी थीम है, याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन भी कुछ उसी प्रकार से है। वो था वर्ल्ड डाक दिवस, ये है राष्ट्रीय डाक दिवस हम कब मनाते हैं? आंसर होगा राष्ट्रीय डाक दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं 10 अक्टूबर को। कब? 10 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय डाक दिवस और 9 अक्टूबर को वर्ल्ड डाक दिवस के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर याद रखना है ये जो दोनों दिवस हैं आपको अलग अलग हैं, दोनों को कंफ्यूज मत करिएगा एक साथ। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जापानी ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस, कारों की रेस है, को किसने जीता है? तो किसने जीता है? आंसर यहां पर होगा ये जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। किसने? मैक्स वर्स्टप्पन ने। आप देख सकते हैं मैक्स वर्स्टप्पन ने कारों की रेस यहां पर जीती है, और इस साल तो इन्होंने कमाल ही कर दिया। बहुत जो कारों की रेस ऑर्गेनाइज हुई उनमें अधिकतर रेस इनके द्वारा ही इस साल जीती गई। लास्ट ईयर भी इनके द्वारा ही ज्यादातर रेसें जीती गई थी, इसीलिए आपको ध्यान रखना है इनको लास्ट ईयर भी वर्ल्ड चैंपियन घोषित किया गया था, और इस साल ऑलरेडी पूरी कारों की रेस हुई भी नहीं है, उससे पहले ही इनको वर्ल्ड चैंपियन घोषित कर दिया गया। याद रखिएगा 2021 में भी इनको वर्ल्ड चैंपियन घोषित किया गया, और इस साल भी इनको वर्ल्ड चैंपियन घोषित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। ये पूरी लिस्ट मैंने लगा रखी है। यहां पर जहां पर आप नहीं देख पाए तो मैं कुछ जगह आपको दिखाता हूं, और जहां मैं आपको नहीं बताऊंगा आप ये मान के चलिएगा कि मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा ही वो कारों की रेस जीती गई है। ठीक है, देखिए सबसे पहली कारों की रेस हुई थी बहरेन ग्रैंड प्रिक्स, जिसको चार्ल्स लेक्लेयर के द्वारा जीता गया। मोनाको से बिलोंग करते हैं और फरारी ये चलाते हैं, मतलब ये मैक्स वर्स्टप्पन ने नहीं जीती। अगली कारों की रेस में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैक्स वर्स्टप्पन रेडबुल चलाते हैं और ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, इन्होंने ही जीती। उसके बाद जब बात करें चार्ल्स लेक्लेयर की, तो चार्ल्स लेक्लेयर ने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता, वही पहले वाले है ना। उसके बाद बहरेन, ये रिपीट हो गया है। उसके बाद इन्होंने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को भी चार्ल्स लेक्लेयर ने ही जीता है, यहां पर मैक्स वर्स्टप्पन नहीं आए। और एक रेस है जिसको कार्लोस सेज जूनियर ने जीता, जो कि फरारी चलाते हैं और स्पेन से बिलोंग करते हैं। कौन सी है? ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। जो मैंने आपको नहीं बताई है उनमें कौन जीते? मैक्स वर्स्टप्पन। एक और रेस है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स भी सर्जियो पेरेस के द्वारा जीती गई, रेडबुल चलाते हैं और मेक्सिको से बिलोंग करते हैं। अब जितनी भी कारों की रेस आप देखोगे अधिकतर कारों की रेस मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा ही जीती गई। एक यहां पर और कारों की रेस है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने जीता, रेडबुल चलाते हैं और मेक्सिको से बिलोंग करते हैं। अब जितनी भी आप कारों की रेस बाकी देखेंगे सारी की सारी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती। अब इन कारों की रेस के अलावा सारी आप मैक्स वर्स्टप्पन पर लगा सकते हैं, इसीलिए इस साल भी इनको वर्ल्ड चैंपियन घोषित किया गया है कारों की रेस में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को बसाए जाने की निगरानी के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स की गठन किया है? तो आपको बता दूं, अभी आपको मालूम होना चाहिए कूनो राष्ट्रीय पार्क है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में चीते लाए गए हैं नाम्बिया से। अब उनको बसाने के लिए एक कितने सदस्यीय
टास्क फोर्स का गठन किया गया? तो आंसर होगा 9 लोगों के टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिससे कि चीतों को बसाया जा सके। इनका काम सिर्फ बसाना ही नहीं होगा, नियंत्रण करना भी होगा। अब यहां पर आप ये लोग देख सकते हैं जिनको सिलेक्ट किया गया है। आपको बता दूं कि ये इनका काम क्या होगा। तो जितने भी टास्क फोर्स, मतलब वहां पर चीतों को कौन लोग देखने आएगा, कितने बजे तक देखने आएगा, ये सारे काम किनके होंगे? इसी टास्क फोर्स के होंगे। ठीक है, अब यहां पर हमने बात की है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की यहां पर चर्चा कर लेते हैं, सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश को गठित किया गया था राज्य के रूप में कब? 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल इसकी भोपाल है। राज्यपाल इसके मंगू भाई सी पटेल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। और विधानसभा इनकी एक सदनी है जिनके पास विधानमंडल इनकी एक सदनी है जिनकी विधानसभा में 230 सीट है, लोकसभा में 29 सीट और राज्यसभा में 11 सीट यहां पर आती हैं। बात की जाए इनके उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय इनका जबलपुर में लोकेटेड है, मतलब राजधानी में नहीं है, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के 50वें चीफ जस्टिस पद के लिए सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस यूयू ललित ने केंद्र सरकार से किसके नाम की सिफारिश की है? तो आपको बता दूं, जो इनसे पहले 49वें नंबर के यूयू ललित साहब थे, उन्होंने केंद्र सरकार से किसके नाम की सिफारिश की? तो आंसर यहां पर होगा जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी की। किसकी? जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी की सिफारिश की है कि 50वें आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको बना सकते हैं। हमारे जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनके द्वारा इनसे नाम मांगा गया, इनसे पूछा गया कि किस नाम को आप चाहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। ये फॉर्मेलिटी होती है। और अब कौन बन जाएंगे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो 11 अक्टूबर के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे? तो आंसर होगा DY चंद्रचूड़। यहां पर आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए, और ये 50वें नंबर के होंगे, इनका नाम भी याद रखिएगा। इनके बारे में एक स्पेशल फैक्ट आपको बताना चाहता हूं, ये अपने घर से इकलौते CJI नहीं बन रहे हैं, इनसे पहले इनके पिताजी भी CJI रहे हैं। याद रखिएगा, इनके पिताजी जस्टिस चंद्रचूड़ जी के पिताजी यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, वो भी यहां पर 16वें नंबर के CJI बने थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में किस जगह आयोजित SCO आतंकवादी विरोधी अभ्यास में पाकिस्तान ने हिस्सा लिया? अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारत ने आयोजित किया, भारत के द्वारा आयोजित कराया गया SCO आतंकवादी विरोधी अभ्यास कहां आयोजित कराया गया? आंसर है हरियाणा के मानेसर में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। कहां पर कराया गया? हरियाणा के मानेसर में। आपको बता दूं, पाकिस्तान ने भी इसके समापन दिन पर पार्टिसिपेट किया है आके यहां पर। याद रखिएगा, जो SCO है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। मानेसर हरियाणा राज्य में अवेलेबल है, आपको मैंने बता ही दिया। इसमें पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? तो SCO के 9 देश मेंबर हैं। ये 9 देश मेंबर हैं। इन 9 देशों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया है। 13 अक्टूबर को इसका समापन था, जिसमें पाकिस्तान भी यहां पर आके पार्टिसिपेट कर रहा था। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के द्वारा इसको आयोजित कराया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो यहां पर SCO की बात कर लेते हैं। SCO की बात करें तो संघाई सहयोग संगठन इसकी फुल फॉर्म होती है। 2001 में इसको फाउंड किया गया। मुख्यालय बीजिंग चाइना में है। सदस्य 9 हैं और 9 सदस्य मैंने आपको दिखाई रहा हूं। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत और पाकिस्तान दोनों इस संस्था से 2017 में जुड़े। और ईरान की बात की जाए तो ईरान अभी 2022 में इसमें जुड़ा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 9 मेंबर इसके देश हैं। ईरान इसमें 2022 में जुड़ा और भारत और पाकिस्तान इसमें 2017 में इसमें जुड़े हैं। ये जो करंट अफेयर है ना, ये नेशन संबंधित करंट अफेयर है, राष्ट्रीय संबंधित करंट अफेयर है, तो उसको रिवाइज कर लेते हैं इस स्लाइड के माध्यम से। अविवाहित और
विवाहित महिलाओं को समान गर्भपात का अधिकार दे दिया गया। 24 वीक तक अब सभी महिलाएं गर्भपात करवा सकती हैं। ये इनको हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी एक बेंच ने दिया था। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन गृह मंत्रालय से रिलेटेड है। गृह मंत्रालय ने पीएफआई का मतलब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, मुस्लिमों का यह संगठन था जिसमें माना जा रहा था ये भारत के अखंडता के लिए, भारत की जो भारत अखंड है उसके अगेंस्ट ये काम कर रहे थे, इसीलिए हमारे गृह मंत्रालय ने इनको 5 साल के लिए बैन कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो कि इस समय पर नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा संभाला जा रहा है, उनके द्वारा जल दूत ऐप को लॉन्च किया गया। गांव में जो जल से रिलेटेड समस्याएं हैं उनको यहां पर आप बता सकते हैं और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। इनकी जो जयंती है, जन्म दिवस है, उसको वार्षिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया। ध्यान रखिएगा, भारत में मोटो जीपी स्टार्ट हुआ है, नोएडा में इसको आयोजित कराया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद को डेवलप किया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, जिनकी प्रतिमा को दिल्ली के इंडिया गेट में स्थापित की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अमित शाह जी ने CAPF ई आवास पोर्टल को लॉन्च किया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन फिर से नोबल से आ गया। नोबल में लास्ट नोबल यही होता है, अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का। आपको बता दूं ये जो अवार्ड है इकोनॉमिक्स का, इसको 1969 से देना स्टार्ट किया गया था। और ये जो क्वेश्चन है इसको हम पढ़ लेते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबल पुरस्कार किसने जीता? तो वर्ष 2022 का जो नोबल प्राइज है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, वो 3 लोगों को मिला है। अब 3 लोग कौन हैं? तो बेन बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप डायबिगो, इन तीनों लोगों को यह अवार्ड मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। याद रखिएगा 1969 से यह अवार्ड दिया जा रहा है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा 10 अक्टूबर को इन तीनों लोगों को अवार्ड दिया गया। अवार्ड दिया नहीं, मतलब अनाउंस किया गया। 10 दिसंबर को यह अवार्ड इनको मिलेगा। ध्यान रखिएगा, याद रखना है, पूछा जा सकता है। अगर बात करें इन्होंने क्या कार्य किया है तो उसकी चर्चा भी करता हूं, लेकिन आपको इनकी कंट्री पता होनी चाहिए। तो आपको बता दूं ये तीनों लोग हैं, ये तीनों के तीनों USA से बिलोंग करते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अब यहां पर चर्चा कर लेते हैं कि इन लोगों ने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद यहां पर चर्चा भी करेंगे। यहां पर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किस उपलब्धि के लिए 3 अर्थशास्त्री, जिनका नाम मैंने आपको बताया, बेन बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप डायबिगो, इन तीनों को अवार्ड मिला। अब कौन नोबेल प्राइज 2022 के लिए चुना गया, किस लिए? तो आंसर यहां पर होगा, इन तीनों ने बैंकों और वित्तीय संगठन पर रिसर्च की है। बैंकों और वित्तीय संगठन पर रिसर्च की है, इसीलिए इनको यह अवार्ड मिला है। यहां पर मैं आपको बता दूं ये तीनों लोगों ने क्या किया है, तो आप इस फिगर से पहचान सकते हैं। बहुत सारे लोग बैंकों की तरफ भागने लग जाते हैं अगर उनको पता चलता है कि बैंक डूबने वाला है। अब बैंक डूबने वाला है, ऑलरेडी बैंक की हालत खराब है और लोग भागने लग जाएंगे तो बैंकों के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। बैंक जो डूब रहा होता है वो डूब ही जाता है। अब किस तरीके से इस सिचुएशन से बचा जाए, उसका सॉल्यूशन इन तीनों साइंटिस्टों ने दिया। सरकार किस तरीके से बैंकों को बचा सकती है, इसका सॉल्यूशन इन तीनों साइंटिस्टों ने दिया। साथ साथ कि सरकार अगर यह कह दे लोगों को कि आपका पैसा अगर बैंक में है, अगर आपके पास सबूत है कि आपके पैसे बैंक में अवेलेबल है और हम उसको इंश्योर्ड करते हैं, तो जो ये सिचुएशन है वो कभी नहीं बनेगी।
और बैंक भी शायद बच जाए, शायद बैंक भी बच जाए, और भगदड़ जो मचती है वो नहीं मचेगी। सरकार का एश्योरेंस बहुत ज़रूरी होता है। ये सारी जो बातें हैं इन तीनों लोगों ने एक्सप्लेन की थी एक पूरे एक्सप्लेन वे में, इसीलिए इनको ये अवार्ड इनको मिला है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड कब मनाया जाता है? तो आंसर यहां पर होगा 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को हम अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। याद रखेंगे, यहां पर आपको बता दूं कि इस जो डे को यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2011 से ऑब्जर्व किया जा रहा है, और पहली बार इसको 11 अक्टूबर 2012 को ऑब्जर्व किया गया, अनाउंस किया गया था 2011 में। इस दिन की थीम की बात करें तो इस डे की थीम है आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट, आवर फ्यूचर। क्या है? आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट, आवर फ्यूचर। याद रखिएगा। अब इस डे को कंफ्यूज नहीं करना है आपको राष्ट्रीय बालिका दिवस से, नेशनल जो गर्ल चाइल्ड है उससे। आपको बता दूं वो 24 जनवरी को ऑब्जर्व होता है, और जो ये वाला डे है ये वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड है, जिसको हम 11 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। दोनों अलग अलग है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य ने ऑनलाइन जुए और अन्य ऑनलाइन गेम्स को नियंत्रित करने संबंधित अध्यादेश जारी किया है? आपको बता दूं ऑलरेडी ये पहले भी कर चुका है, पहले भी इसका प्रयास हो चुका है, लेकिन वहां का जो हाई कोर्ट है, उस स्टेट का हाई कोर्ट है, उसने उस पर रोक लगा दी थी, ताकि जो 19 आर्टिकल है कि हम कोई सा भी व्यवसाय कर सकते हैं, हम किसी भी चीज को यूज कर सकते हैं, वो उसका उल्लंघन हो रहा था। इसीलिए जो हाई कोर्ट है उसने उसको हटा दिया और दोबारा से इन्होंने अध्यादेश जारी किया है। ऐसे अध्यादेश निकाला है जिससे कि जो आर्टिकल 19 है उसका उल्लंघन ना हो, और ये राज्य है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु ने एक अध्यादेश जारी किया है जिससे कि ऑनलाइन गेम्स में नियंत्रित किया जा सके, उनके जो कार्य प्रणाली है उसको नियंत्रित कर सके, और RN रवि साहब जो वहां के गवर्नर हैं उनके द्वारा साइन करके इस अध्यादेश को लागू किया गया। ध्यान रखेंगे, ये जो ऑनलाइन गेम्स हैं जैसे कि पोकस हो गया और रमी हो गया, अब इनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन जुए पर कहीं ना कहीं अब प्रतिबंध लगने वाला है, और इस तरीके से ये लोग लगा रहे हैं जिससे कि 19 आर्टिकल का उल्लंघन ना हो। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड अर्थराइटिस डे, क्या विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। देख सकते हैं आप, याद रखिएगा विश्व गठिया दिवस होता क्या है? गठिया मतलब है क्या? आपको बता दूं, अगर आपके जॉइंट्स में सूजन आ जाए, अगर आपके जॉइंट्स दर्द करते हो, आपको उठने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको गठिया की इनिशियल स्टेज आ चुकी है। अगर आप स्टार्ट में इसका इलाज या इसको अनदेखा कर देंगे तो आगे चल के हो सकता है कि आपको जो दिनचर्या वाले काम है उसके लिए भी बहुत तकलीफ झेलनी पड़े। इसीलिए जब आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो कि दर्द हो किसी हड्डियों में, हड्डी के जो जॉइंट्स हैं, सूजन हो, तो तुरंत आप मान लीजिएगा कि आपको इसका इलाज कराना है, उसमें आप रिकवरी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो गठिया दिवस है हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 12 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। और इस डे की थीम क्या है? तो इट्स इन योर हैंड टेक एक्शन। क्या है? इट्स इन योर हैंड टेक एक्शन इसकी थीम है। ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने टेलीमानस पहल, क्या टेलीमानस इनिशिएटिव लॉन्च किया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो टेलीमानस इनिशिएटिव की बात करें तो ये मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है। किससे? मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है। याद रखिएगा, जो टेलीमानस की यहां पर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्क अक्रॉस स्टेट इसकी फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फुल फॉर्म आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए टेलीमानस पहल किसके लिए लॉन्च की गई। तो ये हमारे जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसके द्वारा एक डिजिटल मेथड से इसको लॉन्च किया गया है, जिससे कि लोगों की जो मेंटली प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने की डिजिटली कोशिश की जा सके। ठीक है, और हमारे जो इस समय पर
स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया जी, हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया जी, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। यह कहां से कहां तक चलेगी? मतलब इससे पहले 3 ऑलरेडी चल रही थी, अब ये चौथी कहां से कहां चलेगी? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश के ऊना से नई दिल्ली ये चलने वाली है। 4th नंबर की होगी, ध्यान रखिएगा। नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के ऊना से चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मेक इन इंडिया पहल के तहत जो इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री है तमिलनाडु चेन्नई में, वहां पर इसको डेवलप करवाया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वंदे भारत अगर एक्सप्रेस की बात करें तो भारत में जो पहली ट्रेन चली थी वो 2019 में चली थी नई दिल्ली से वाराणसी तक। अगर दूसरी ट्रेन की बात करें तो 2019 में ही चली नई दिल्ली से माता वैष्णो देवी कटरा तक, याद रखिएगा। और अगर अब तीसरी की बात करें तो मुंबई सेंट्रल से गुजरात के गांधीनगर तक वो चली। और 4th ट्रेन कहां? नई दिल्ली से ऊना तक इसको चलाया गया। ठीक, चलिए यहां पर बात हुई है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की बात कर ले तो इसकी कैपिटल शिमला ग्रीष्मकालीन है और धर्मशाला शीतकालीन की जो कैपिटल है। राज्यपाल की बात करें तो राजेंद्र अर्लेकर हैं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स 2023 की मेजबानी करेगा? अभी आपको पता है कि आपने 36 नंबर का राष्ट्रीय खेल पढ़ा है, कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ यह आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। भारत का जो 37 नंबर का राष्ट्रीय खेल होगा, नेशनल गेम होगा 2023 में, वो कहां पर ऑर्गेनाइज होगा यह मैं आपको बताऊंगा। आंसर होगा गोवा में। कहां पर? गोवा में ऑर्गेनाइज होगा, ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है गोवा में जो अक्टूबर अगले साल वाला 2023 का, उसमें इसको गोवा के द्वारा मेजबानी की जाएगी। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो इसको ब्रिटिश काल, जब मतलब भारत में ब्रिटिश का शासन था, 1924 से लाहौर में पहली बार आयोजित कराया गया था। ठीक है, अब इसको आयोजित कौन कराता है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा इसको आयोजित करवाया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो इसकी स्थापना है, जो किसकी? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, इसकी स्थापना 1927 में की गई थी नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर है और अनिल खन्ना जी इस समय पर इसके अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर गोवा की बात हुई है तो थोड़ी सी बात कर ले। राजधानी है पणजी, चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत और राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। अब ये स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर हमने पढ़ा है तो उसकी चर्चा कर लेते हैं, स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर की। जैसे पहला क्वेश्चन है पुल्लमपारा। क्या है? पुल्लमपारा केरल का ये एक ग्राम पंचायत है जो कि पूर्ण डिजिटल साक्षर वाली पहली ग्राम पंचायत बनी है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना सरकार ने गरीबों के लिए आसरा पेंशन को शुरू किया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी तेलंगाना से है, तेलंगाना सरकार ने ST शेड्यूल्ड ट्राइब के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड से। उत्तराखंड को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला। और अगला फिर से तेलंगाना से है, तेलंगाना की सचिवालय परिसर का नाम BR अंबेडकर जी के नाम पर होगा। ध्यान रखेंगे, नए तेलंगाना सचिवालय का निर्माण हुआ, उसका BR अंबेडकर जी के नाम पर रखा जाएगा। अगला स्मार्ट सिटी है जो कि इंदौर सिटी है, उसको डिजिटल सिटी भी बना दिया गया। ध्यान रखेंगे, ये पहली ऐसी बनी है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ने शहरी रोजगार गारंटी योजना 100 दिन का अपना किया है, जिसका नाम होगा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य मतलब घूमने की जगह बताई गई है। ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन है, असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। हेमंता बिस्वा शर्मा ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील को लॉन्च किया, जिसमें जिन बच्चों की पढ़ाई छूट गई है उनको दोबारा से पढ़ाई के माध्यम में जोड़ने की एक कोशिश है असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा की। और आखिरी है, महाराष्ट्र में दही हांडी को खेल का दर्जा मिला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे स्टेट से रिलेटेड। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकालेश्वर कॉरिडोर का उद्घाटन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया? आंसर होगा, यह उज्जैन जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर 2022 को उद्घाटन किया है। ठीक है, इसमें 350 करोड़ रुपए का खर्चा लगेगा और पहला फेज है, मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश की हमने चर्चा यहां पर कर ली है। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, ये उद्घाटन की तस्वीर है, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वहां पर देख पाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंडियन रोड कांग्रेस के 81वें वार्षिक सत्र का आयोजन किस शहर में हुआ, जिसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया? तो आंसर होगा, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। लखनऊ में जो हमारी इस समय पर इंडियन रोड कांग्रेस, इसका उद्घाटन किया गया। 81वें नंबर की वार्षिक सत्र का आयोजन यहां पर हुआ था, जो लखनऊ में आयोजित हुआ। इसीलिए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पार्टिसिपेट करने आए थे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। ये आप तस्वीर देख सकते हैं जिसमें इन लोगों की चर्चाएं हो रही हैं और कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से हम रोड का कनेक्शन और बेहतर कर सकें। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली बार किस स्पेस क्राफ्ट ने चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में सोडियम का पता लगाया है? तो सोडियम का पता लगाया है किसने? तो आंसर होगा चंद्रयान 2 ने। किसने? चंद्रयान 2 ने यहां पर पता लगाया है। और आपको पता होना चाहिए चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? तो आंसर यहां पर होगा, चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था 2019 में। कब? 2019 में इसको लॉन्च किया गया। और ध्यान रखना है आपको कि भारत की जो नासा है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। सोडियम की यहां बात हुई है तो इसका नंबर होता है 11। ये आपको पता होगा, आपने बहुत बार साइंस वगैरह में छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, रूस ने किस सोशल मीडिया कंपनी को आतंकवादी और चरमपंथी संगठनों की सूची में जोड़ दिया है? अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप सुनेंगे तो बहुत मतलब अचंभों में आ जाएंगे। मेटा को यहां पर इन्होंने किया है, रूस ने मेटा को सोशल मीडिया कंपनी है जिसको आतंकवादी और चरमपंथी संगठनों की सूची में जोड़ दिया है। ध्यान रखिएगा, मेटा की बात करें तो फेसबुक और इंस्टाग्राम की ये कंपनी है और अब ये दोनों आपको पता है मर्ज हो चुकी है और नाम इसका मेटा हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। मतलब मालिक एक हैं इन दोनों कंपनियों के, किसके? फेसबुक और इंस्टाग्राम के। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चुनाव आयोग ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे, आपको पता है शिवसेना का जो सिंबल है और जो नाम है अब दोनों लोग यूज नहीं कर सकते। कौन कौन? उद्धव ठाकरे जी भी नहीं कर सकते और शिंदे भी नहीं कर सकते। तो शिंदे इस समय पर चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के। तो चुनाव आयोग ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को आगामी चुनाव के लिए कौन सा नाम दिया है? तो आने वाले जो चुनाव होंगे, जो भी चुनाव होंगे, उनमें शिवसेना का नाम होगा, मतलब उद्धव ठाकरे की शिवसेना का नाम होगा शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे। क्या है? शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे इनकी पार्टी का नाम होगा, जिसका यूज करके या आने वाले चुनाव विधानसभा के हों या कोई और चुनाव हो, उनको ये लड़ेंगे। अगर इनके सिंबल की बात करें तो आपको बता दूं, चुनाव चिन्ह होगा इनका मसाल। आप देख सकते हैं फ्लेमिंग मसाल इनका चुनाव चिन्ह होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को आगामी चुनाव के लिए कौन सा नाम दिया है? तो आंसर यहां पर होगा, जो शिंदे गुट है उसको यह नाम दिया गया। आंसर है बाला साहेब जी शिवसेना। क्या है? बाला साहेब जी शिवसेना।
याद रखिएगा, ये नाम दिया गया है और आने वाले चुनाव में अब इसी नाम के साथ शिंदे का जो खेमा है वो चुनाव लड़ने वाला है। अगर इनकी बात करें सिंबल की तो आंसर यहां पर होगा, इनका सिंबल है 2 तलवार और म्यान। देख सकते हैं आप, 2 तलवार और ढाल यहां पर इनका सिंबल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व मानक दिवस मतलब वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे की बात करें तो इसको 14 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, विश्व मानक दिवस की बात यहां पर की जा रही है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में मानकीकरण के महत्व को बताना है। ठीक, इसको 1970 से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा।